नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए हाफ ईयरली एग्जाम के फिजिक्स के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक क्वेश्चन का बारीकी से सॉल्यूशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट लगाकर उसको समझेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 36 प्रश्न हैं और 50 अंक के हैं। इनके लिए 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया गया है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आज ही जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको बता दूं कि हम एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षा 11, कक्षा 12 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड करने जा रहे हैं। कुछ चैप्टर के हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और बाकी के जो चैप्टर हैं वो आने वाले समय में आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि व्युत्पन्न राशि है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। देखिए, हमने पहले चैप्टर में मूल भौतिक राशियां पढ़ी है। मूल भौतिक राशियां, तो मूल भौतिक राशियां 7 होती है। मूल भौतिक राशियां कितनी होती है? 7। देखिए कौन कौन सी है। पहली भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई एक मूल भौतिक राशि है। दूसरी है द्रव्यमान। तीसरी है समय। चौथी है ताप। पांचवी भौतिक राशि है विद्युत धारा। छठवीं राशि है पदार्थ की मात्रा। और 7वीं राशि है ज्योति की तीव्रता। तो 7 मूल भौतिक राशियां हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है, लंबाई एक मूल भौतिक राशि है और समय भी एक मूल भौतिक राशि है। तो यहां पर मूल भौतिक राशि नहीं है या व्युत्पन्न भौतिक राशि है तो वो है वेग। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकृति में सबसे दुर्बल मूल बल की परास क्या होती है। तो देखिए, प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं। देखिए कौन कौन से 4 मूल बल होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। हमारे को इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, सबसे दुर्बल। तो सबसे दुर्बल जो बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और इस गुरुत्वाकर्षण बल की जो रेंज होती है वो देखिए, हमारे को यहां पर पूछा गया है परास। तो वैसे तो यहां पर वैसे कायदे से परास का मतलब होता है कम से कम कितनी दूरी पर बल लग रहा है और अधिकतम कितनी दूरी पर बल लग रहा है, कहां से लेकर कहां तक। परास का मतलब ये होता है। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब है अधिकतम कितनी दूरी तक ये बल काम करता है। तो ये 2 द्रव्यमानों के बीच में लगता है और अनंत दूरी तक कार्य करता है। कितनी दूरी तक काम करेगा? अनंत दूरी तक। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। प्रत्यास्थता गुणांक की विमा यहां पर हमारे को पुट करनी है।
तो देखिए प्रत्यास्थता गुणांक जिसको हम y से लिखते हैं या e से पुट कर दीजिए, तो ये होता है प्रतिबल बट्टे में विकृति, प्रतिबल बट्टे में विकृति होता है। तो e का मात्रक क्या होगा, e की विमा यहां पर हमारे को पूछी है, तो e की विमा वही होगी जो प्रतिबल बट्टे में विकृति की विमा होगी। प्रतिबल बट्टे में विकृति की विमा, प्रतिबल बट्टे में विकृति की विमा। प्रतिबल, प्रतिबल होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल, बल बट्टे में क्षेत्रफल जिसकी विमा होती है m1 l-1 t-2। और विकृति है ये एक विमाहीन राशि होती है जिसकी विमा m0 l0 और t0। तो प्रत्यास्थता गुणांक की जो विमा है वो प्रतिबल के समान ही आएगी, m1 l-1 t-2। तो ऑप्शन यहां पर गौर करके देखेंगे तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। ओके, ये आपको समझ आ जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल यदि नहीं लग रहा हो तो किसी निकाय का वेग क्या होगा। बाह्य बल की अनुपस्थिति में, तो यहां पर आप ध्यान दें, हम क्या जानते हैं, बल बराबर होता है m इंटू ए, m इंटू ए। और बाह्य बल की अनुपस्थिति में इसका मतलब हो गया m इंटू ए का मतलब हो गया है dv बाई dt। बाह्य बल अनुपस्थित, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 0। अब m यहां पर 0 हो नहीं सकता, द्रव्यमान 0 हो नहीं सकता, तो dv बाई dt बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। और किसी भी राशि का अवकलन यदि 0 है तो वह राशि कांस्टेंट होती है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि आप अवकलन कर रहे हैं कांस्टेंट का, किसका अवकलन कर रहे हैं, कांस्टेंट का, तो वो अवकलन सदैव 0 होगा। तो यहां पर dv बाई dt ये 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वेग का अवकलन यदि 0 आ रहा है इसका मतलब वेग है वो कांस्टेंट की भांति काम कर रहा है। v यहां पर कांस्टेंट है, नियत है, v यहां क्या है, नियत, v यहां क्या है, नियत है। तो ऑप्शन अब देखें, v क्या है, नियत रहेगा, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। तो निकाय का जो वेग है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। आगे बढ़ते हैं, किस ताप पर, कौन से ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, अधिकतम घनत्व पूछा है कि कौन से ताप पर जल का जो घनत्व है वो मैक्सिमम होता है। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि जल है वो अनियमित प्रसार दर्शाता है। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में बर्फ है, बर्फ को जब आप गर्म करेंगे तो वो जल में कन्वर्ट होगी, धीरे धीरे क्या होता है वो सिकुड़ता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका घनत्व मैक्सिमम हो जाता है, फिर वापस फैलने लगता है। देखिए इस चीज को आप समझें, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसका घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। जैसे मैं आपको एक ग्राफ के जरिए समझाऊं कि एक तरफ मैं ले लेता हूं डेंसिटी, इधर तो मैंने क्या ले लिया है, घनत्व, जिसको हम रो से पुट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूं ताप इधर। तो ग्राफ है वो इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होगा कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है अधिकतम वाला जो मान है वो हमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर प्राप्त होगा। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, 7, ये जो ताप है वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री से आप बढ़ाओगे तो घनत्व बढ़ेगा और आयतन घटेगा। घनत्व जब बढ़ता है तो आयतन क्या होगा, घटेगा। आयतन के लिए ग्राफ इससे जस्ट उल्टा आएगा, ऐसे। अभी बात समझ में, ठीक है। तो घनत्व कौन से टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम रहेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
तो ऑप्शन हमें यहां डी दे रखा है, ऑप्शन डी यहां सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है, द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज, ये किसी प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो परवलयाकार होता है, पैराबोलिक। कैसा होगा? पैराबोलिक। ये हमने आपको पहले भी प्रक्षेप्य गति का जब टॉपिक पढ़ाया है तब बताया है कि जो पथ का समीकरण है वो परवलयाकार होता है। कैसा होगा? परवलयाकार। y समानुपाती अक्ष स्क्वायर, ये एक परवलय का समीकरण है, या आप इसको ऐसे y स्क्वायर समानुपाती, यदि इस तरीके से यदि आपको कोई इक्वेशन मिल जाए कि x और y दो आपके पास में चर राशियां हैं, उनमें से एक की घात 1 है, दूसरी की घात 2 है, तो वो एक पैराबोला का समीकरण क्रिएट करती है, परवलयाकार समीकरण उत्पन्न करती है। यहां पर जो प्रक्षेप्य गति होती है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, उसमें कण का पथ परवलयाकार होता है। कैसा होगा? परवलयाकार होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक ई का मान होता है। प्रत्यावस्थान गुणांक ई की जो वैल्यू है वो क्या होगी? देखिए, प्रत्यावस्थान गुणांक ई बराबर होता है v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 बट्टे में u1 माइनस u2। ये अपने पास में है टक्कर के बाद कणों का आपेक्षिक वेग, और यह है टक्कर के पहले कणों का आपेक्षिक वेग। अब इस ई का जो मान है, ई का जो मान है वो 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के मध्य होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए 0 से 1 के बीच में रहेगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ, देखिए ई बराबर जब 0 हो, ई बराबर क्या हो? 0, तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। कैसे टक्कर होगी? कि क्योंकि वहां पर दोनों कण एक ही वेग से गति करते हैं, ई की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0 आ जाती है। तो ये किसके लिए है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई की जो वैल्यू है वो 0 होती है, और ई बराबर 1 यह है प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। इसके लिए है प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई की जो वैल्यू है वो 1 होती है, और ई का मान यदि 1 से छोटा और 0 के बीच में है तो ये अप्रत्यास्थ टक्कर को बताता है। किसको बताएगा? अप्रत्यास्थ टक्कर को प्रदर्शित करता है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पर देखिए ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे को क्या पूछा है? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, मतलब प्रत्यास्थ टक्कर ही पूछा है। तो प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई की वैल्यू कितनी है विद्यार्थियों? ई बराबर है 0। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक गुटका मेज पर रखा हुआ है, प्रतिक्रिया बल क्या होगा? हमें रिएक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, आप ध्यान देंगे, इस तरीके से हमारे पास में एक टेबल है और इस टेबल पर एक वस्तु रखी हुई है, इस तरीके से गुटका। क्या रखा हुआ है? गुटका। यदि यहां पर आप ध्यान देंगे, ये जो गुटका है इस टेबल के ऊपर बल लगाएगा। यदि मैं इनको अलग अलग दिखाऊं इस तरीके से, ये गुटका है, ये हमारे पास में टेबल है, तो आप यहां पर देखेंगे, देखिए ये जो गुटका है वो इसके ऊपर बल लगाएगा और ये इसके ऊपर वापस बल लगाएगा। देखो ध्यान दीजिए, दोनों को समझ लीजिए। ये हमारे पास में क्या है? गुटका, और ये हमारे पास में क्या है? टेबल। तो गुटके के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण से ये इसके ऊपर बल लगाएगा, उसको हम कहते हैं क्रिया। और फिर ये टेबल है वो गुटके पर वापस बल लगाएगी, जिसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया। तो हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या पूछा है कि प्रतिक्रिया बल क्या होगा। तो प्रतिक्रिया बल एक तो ऊपर की ओर होगा, क्योंकि ये क्रिया करेगी नीचे, तो टेबल के द्वारा गुटके पर बल लगेगा ऊपर की ओर।
टेबल के द्वारा गुटके पर बल लगेगा ऊपर की ओर, वही प्रतिक्रिया होगी। तो ऊपर की ओर बल लगेगा, टेबल के द्वारा लगेगा मेज द्वारा। तो अपवर्ड्स बाय द टेबल, अपवर्ड डायरेक्शन में बल काम करेगा और टेबल के द्वारा गुटके पर लगेगा, टेबल के द्वारा गुटके पर बल लगने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्या है, देखिए अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, ठोसों के अणुओं की साम्यावस्था दूरी किस कोटि की होती है? तो देखिए ठोस के अंदर जो परमाणु होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर की कोटि की होती है। 10 की घात माइनस 10 मीटर की, कई जगह पर यह आपको 10 की घात माइनस 9 मीटर की भी मिल सकती है। तो 10 की घात माइनस 9 मीटर, 10 की घात माइनस 10 मीटर। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इनमें से कौन सा किया है, ये वाला किया है या ये वाला किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखें, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र है। बल आघूर्ण का जो विमीय सूत्र है वो क्या है? देखिए टो बराबर क्या होता है हमारे पास में, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो टो की विमा क्या होगी, टो की विमा। तो आप यहां पर ध्यान दें, आर दूरी है, इसकी विमा हो गई L1, एफ यहां पर बल है, इसकी विमा हो गई M1 L1 T माइनस 2। तो फाइनली बल आघूर्ण की जो विमा है वो हमारे पास में आ जाएगी M1 L2 T माइनस 2। ये हमारे पास में बल आघूर्ण की विमा आ चुकी है, M1 L2 T माइनस 2। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए। फिर देखें, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है? वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें क्या बताता है? तो यहां पर आप ध्यान देंगे, वेग और एक तरफ ले लिया मैंने वेग, एक तरफ मैंने क्या ले लिया वेग, दूसरी तरफ मैंने क्या ले लिया समय। तो देखिए वेग v, समय t, तो v इंटू टी, v इंटू टी ये क्षेत्रफल हो गया। ये क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल। तो देखो v को हम लिख सकते हैं विस्थापन बट्टे में समय, t से t कैंसिल हो गया, ये बताएगा विस्थापन को किसको रिप्रेजेंट करता है। तो वेग और समय जो ग्राफ का क्षेत्रफल है वो विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है, किसको बताता है? विस्थापन को प्रदर्शित करता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, रॉकेट प्रणोदन न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? कौन से नियम का उदाहरण है? तो देखिए विद्यार्थियों, यदि आपने हमारा रॉकेट नोदन वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको क्लियर बताया है कि रॉकेट नोदन है वो रेखीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है, साथ में ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम को भी फॉलो करता है। तो आप यहां पर ध्यान दें, क्या पूछा है? रॉकेट प्रणोदन। तो रॉकेट प्रणोदन में न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम, मतलब तृतीय नियम। तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया, कौन से नियम का एग्जाम्पल है ये? क्रिया प्रतिक्रिया, या न्यूटन के तीसरा नियम का ये एग्जाम्पल है। तीसरा भी लिख दिया तो भी ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया लिख दिया तो भी सही है। कई स्टूडेंट्स ने इसका संवेग संरक्षण कर दिया है, हालांकि संवेग संरक्षण है उसके ऊपर रॉकेट प्रणोदन आधारित है, लेकिन वो न्यूटन का नियम नहीं है। इसलिए यहां पर या तो क्रिया प्रतिक्रिया आपको लिखना है, या आप क्या कर सकते हैं, इसका तृतीय नियम। कौन सा नियम? तृतीय नियम आप लिख सकते थे। अब देखें, अब हम यहां पर कुछ अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। यहां पर ध्यान दें कि 3 भौतिक राशियों के नाम बताइए जिनकी विमाएं समान होती है। तो देखिए इसका जो आंसर है कोई फिक्स आंसर नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मैं एग्जांपल दे देता हूं, कार्य की विमा, ऊर्जा की विमा और बल आघूर्ण की विमा सेम होती है। बल आघूर्ण,
की विमा समान होती है, और वो देखिए कितनी होती है, m1 क्या होती है, m1l2t-2, ये विमा होती है। ठीक है, थोड़ा सा कलर दूसरा मैं ले लेता हूं यहां पर, चलिए ये ले लिया। अब मैं और राशि आपको बताने जा रहा हूं, जैसे आप ध्यान देंगे, मैंने अभी अभी एक राशि आपको बताई है प्रतिबल, तो प्रतिबल की विमा और प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक दोनों की विमाएं समान होती है, और दाब की विमा भी इनके समान ही होती है, तो इनकी विमा भी क्या होती है, सेम। तो आप m1l-1t-2 इसकी विमा लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारी राशियां हो सकती है जिनकी विमाएं सेम हो सकती है। आगे बात समझ में, 3 राशियां बतानी थी। आप जैसे बता सकते हैं कोण, कोण, कोण की जो विमा है कोई विमा नहीं होती, कोण की कोई विमा नहीं होती, एक विमाहीन राशि है। इसके अलावा जैसे आपने पढ़ी है विकृति, क्या पढ़ी है, विकृति, तो विकृति की भी कोई विमा नहीं होती, ये भी एक विमाहीन राशि है। और भी बहुत सारी राशियां होती है, आप कक्षा 12 में भी पढ़ेंगे, जैसे आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता एक विमाहीन राशि होती है। तो विमाएं सेम होनी चाहिए, तो इनकी विमाएं भी क्या होती है, सेम होती है। इनमें से इस टाइप के कोई एग्जांपल्स लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर यही लिखे, आपने कोई अलग लिखे है तो विमाएं सेम होनी चाहिए बस। फिर देखें, यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील हो तो उसका त्वरण कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। देखो क्या पूछा है कि यदि कोई वस्तु नियत वेग से गति कर रही है तो उसका त्वरण कितना होगा। इसको देखें कि इफ ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, देन व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, कितना होगा, एक्सेलरेशन पूछा है। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही यही होती है, और ये यहां पर जो v है वो क्या है, कांस्टेंट है, v यहां पर क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है विद्यार्थियों वो 0 होता है। तो त्वरण कितना होगा, 0 होगा, त्वरण कितना होगा, 0, त्वरण कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा समय जरूर लग रहा है, बट आपको समझ आना चाहिए। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं जब कोई पेपर का सॉल्यूशन या कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखते हैं तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि साइज किस वीडियो की छोटी है, छोटी साइज वाले वीडियो पर सबसे पहले क्लिक करते हैं। हालांकि अपना ऐसा कुछ नहीं है, व्यू अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे। और विद्यार्थियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने साथियों के साथ में शेयर भी करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी आपके लिए बेहतर तरीके की वीडियो लेकर आए, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री ढंग से क्लियर करने का प्रयास करें। अपने सहपाठियों के साथ में, अपने क्लासमेट के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। देखें कि ए हमारे पास में एक सदिश है ik प्लस jk प्लस 3kk, और b हमारे पास में एक दूसरा सदिश है 3ik प्लस 3jk माइनस 2kk, परस्पर लंबवत है। सिद्ध करो कि ये परस्पर लंबवत है। इनको प्रूफ करने के लिए देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में दो राशियां हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर। यदि इनका a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है, इनका a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या है, 0, तो देखो इनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो लंबवत राशियों का, तो देखो डॉट यहां से हटाओगे तो कॉस लगाओगे, और लंबवत है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो पूरे का पूरा मान कितना हो गया 0। तो अपन को क्या करना है कि इनको हमारे को सिद्ध करना है कि परस्पर लंबवत है। परस्पर क्या है, लंबवत। यदि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए
यदि इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाए, 0 आ जाए, इसका मतलब है कि दोनों राशियां एक दूसरे के लंबवत है। यदि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए 0, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। ओके, चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई केप प्लस जे केप प्लस 3k केप डॉट बी केप की वैल्यू कितनी है, 3i केप प्लस 3j केप माइनस 2k केप। यहां से डॉट प्रोडक्ट देखें आप, आई केप का इससे गुणा करेंगे तो 3 आई केप डॉट आई केप, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस में 3 आई केप डॉट जे केप, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस में 2 आई केप डॉट के केप, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस में 3 जे केप डॉट आई केप, जे को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 3 जे केप डॉट जे केप, ये आ गया। अब इसका इससे गुणा होगा तो प्लस में 9 के केप डॉट आई केप, फिर प्लस में इसका इससे मल्टीपल क्या आ जाएगा, 9 के केप डॉट जे केप माइनस का 6 के केप डॉट के केप, ये आ गया अपने पास में इनका मल्टीपल। अब देखें यहां पर आपको इनका डॉट प्रोडक्ट समझना है, आई केप डॉट आई केप या जे केप डॉट जे केप या के केप डॉट के केप, ये वाली जो वैल्यू है वो सदैव 1 के बराबर होगी। किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। यदि आई केप डॉट जे केप की बात करें या जे केप डॉट के केप की बात करें या के केप डॉट आई केप की बात करें तो इनकी वैल्यू कितनी होनी है, 0। तो देखें ये 0 हो जाना है, ये 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाना है। आई केप डॉट आई केप ये 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। के केप डॉट के केप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वाला भी कितना हो जाएगा, 1। कितना आया अपने पास में, ये 3 आ गया। आई केप डॉट आई केप कितना हो गया, 1 हो गया है। ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। फिर ये 3 गुणा 1 हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर माइनस का 6 हो गया। तो देखिए कितना आया, 3 प्लस का, ये भी 3 प्लस का, माइनस का 6, ये मान आ गया 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यदि 0 आ गया, इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब हो गया है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कैसे है वो भी आपको समझ आना चाहिए। किसी भी वस्तु को वर्ताकार पथ में घुमाने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, तो वर्ताकार पथ में घुमाने वाला जो बल होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। उसको हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय को परिभाषित कीजिए। तो देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है W बराबर डेल्टा के, मतलब किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। चलिए मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के
बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होगा। ओके, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। मैंने इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, के एफ माइनस के आई, ऐसे भी इसको पुट किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो एक दिन की अवधि कितने घंटे की हो जाएगी? तो देखिए, इसमें हम कोणीय संवेग संरक्षण नियम लागू होगा। कौन सा नियम लागू होगा? कोणीय संवेग संरक्षण नियम। कोणीय संवेग संरक्षण नियम की सहायता से दिन की अवधि हम ज्ञात करेंगे। कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है? बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कोणीय संवेग है वो नियत रहता है। कोणीय संवेग को हम आई इंटू ओमेगा से पुट करते हैं। दो भिन्न स्थितियों के लिए हम क्या लिख सकते हैं? पहली स्थिति के अंदर जड़त्व आघूर्ण आई और कोणीय वेग है वो है ओमेगा 1। दूसरी स्थिति के अंदर I2 ओमेगा 2। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? I1 इंटू 2 पाई अपॉन T1। इसको हम लिख सकते हैं I2 2 पाई अपॉन T2। 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो T2 अपॉन T1 बराबर आ जाएगा I2 अपॉन I1। I1 और I2 जड़त्व आघूर्ण है। देखो क्लियर करे, I क्या चीज है? जड़त्व आघूर्ण। और ओमेगा है कोणीय वेग। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। और ये जो T है वो आवर्तकाल है, पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो वो ये है आवर्तकाल। आवर्तकाल है। ओके, यहां पर आप ध्यान दें, इसको हम 2/5 एम इंटू R2 स्क्वेयर, और ये आ जाएगा 2/5 एम R1 स्क्वेयर। देखो ध्यान देना, ये पहली स्थिति में, ये दूसरी स्थिति में। पहली स्थिति के अंदर जो त्रिज्या है वो देखो ये आ गया हमारे पास में R2 का स्क्वेयर बट्टे में R1 का स्क्वेयर, तो ये आ गया अपने पास में R का स्क्वेयर। दूसरी स्थिति में जो त्रिज्या है वो R की आधी है, तो R/2 का स्क्वेयर, तो R स्क्वेयर बट्टे में 4 इंटू R स्क्वेयर, तो ये आ गया 1/4। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दें, T2 बराबर 1/4 इंटू T1, और T1 की जो वैल्यू है वो है 24 घंटे। 24 घंटे, तो 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में 6 घंटे आ जाएगा। तो दिन कितने घंटे का होगा? 6 घंटे का होने वाला। पृथ्वी की त्रिज्या यदि कितनी कर दी जाए? आधी कर दी जाए, तो दिन की अवधि है वो 1/4 हो जाएगी। कैसे किया मैंने, ये आपको समझ आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को परिभाषित कीजिए। ये देखिए, सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया, ये सर्वत्र लागू होता है। ये नियम क्या कहता है कि दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए देखिए, दो द्रव्यमानों के मध्य, इनके बीच में काम करता है, ये द्रव्यमानों के बीच में काम करता है। दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके मध्य
की दूरी के उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता, जैसे मैं कंसीडर कर लूं हमारे पास में ये दो बिंदु द्रव्यमान है m1 तथा m2, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो ये जो बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इसको कंबाइन करके इस तरीके से पुट कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर, समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो g है इसको गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। 6.67 इंटू 10 द पावर माइनस 11 इसकी 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। कैवेंडिश के द्वारा इसकी वैल्यू ज्ञात की गई थी। हुक के नियम को परिभाषित कीजिए। तो देखिए ये प्रत्यास्थता सीमा में ही लागू होता है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। क्या है नियम? प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। चलिए, ये प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए हुक का नियम है। क्या है कि जो प्रतिबल है वो विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा। और यहां से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास में एक कांस्टेंट आ जाएगा E, और E को हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। इसको हम प्रतिबल बट्टे में विकृति से पुट कर देंगे, प्रतिबल बट्टे में विकृति से इसको लिख देंगे। ये आ गया अपने पास में। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? संरक्षी बल और असंरक्षी बलों को परिभाषित कीजिए। संरक्षी बल वो है कि जिसके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता हो। संरक्षी बल की डेफिनेशन क्या है? संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या है? देखिए, ध्यान दीजिए। ऐसा बल जिसके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करे, पथ पर निर्भर नहीं हो, संरक्षी बल कहलाता है। ओके, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, ये सब के सब क्या हैं? संरक्षी बल हैं, प्रत्यास्थ बल हैं। असंरक्षी बल में क्या होगा कि ऐसा बल जिसके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता हो, कि ऐसा बल जिसके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता हो, पथ पर निर्भर करता है, तो उस बल को हम असंरक्षी बल कहेंगे। और जैसे घर्षण बल है, श्यान बल है, वायु का प्रतिरोधी बल है, ये सब के सब क्या हैं? असंरक्षी बल होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं? तो देखिए, न्यूटन का गति का जो पहला नियम है वो क्या कहता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम क्या कहता है? देखिए, ध्यान देना। यह नियम हमें यह कहता है, इस नियम के अनुसार वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु
अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है, गतिशील वस्तु गतिशील रहना चाहती है। जड़त्व का गुण भी यही बताता है। जड़त्व का गुण भी यही बताता है। जड़त्व का गुण क्या कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में ही रहना चाहती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए गति के प्रथम नियम को, गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, नियम भी कहते हैं। ओके, यह आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवेग संवेग प्रमेय को समझाइए। आवेग संवेग प्रमेय क्या है? किसी वस्तु का जो आवेग है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, यही है इसका स्टेटमेंट। क्या है देखिए, स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट यह है कि किसी वस्तु का आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु का आवेग, वस्तु का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, बराबर होता है। चलिए इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। आवेग की परिभाषा हमें क्या कहती है? दो ही लाइन का प्रूफ है, आप ध्यान देंगे, बोर्ड पर नजर बनाए रखें। आवेग की डेफिनेशन हमें कहती है F इंटू डेल्टा टी। बल है, आवेगी बल, और अल्प समय डेल्टा टी के लिए लगता है। हम जानते हैं गति के दूसरे नियम से, गति के द्वितीय नियम से हम क्या जानते हैं? F बराबर जानते हैं डेल्टा P अपॉन में डेल्टा टी। इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। 2 को हम किस में पुट कर दें? 1 में रख दें तो अपने पास में आ जाएगा I बराबर डेल्टा P अपॉन में डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ये आ गया डेल्टा P जो कि P2 माइनस P1 के बराबर लिखा जा सकता। यही आवेग संवेग प्रमेय है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g के मान में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। सूत्र स्थापित कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण घटता है, सूत्र को स्थापित करना है। पृथ्वी की सतह पर देखो, पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हमारे पास में होता है GS से मैं पुट कर दूं कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में कैपिटल R स्क्वायर। मैं यहां पर ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी के केंद्र से हम इसकी सतह से इंच ऊंचाई और ये वाली जो डिस्टेंस है कैपिटल R, ये है पॉइंट P, ये है अपने पास में। इंच ऊंचाई पर क्या हो जाएगा? इंच ऊंचाई पर, इंच ऊंचाई पर जी इंच बराबर कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R प्लस इंच का होल स्क्वायर। हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 2/1 से जी एच बट्टे में GS बराबर कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R प्लस इंच का होल स्क्वायर बट्टे में कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R स्क्वायर। तो यहां से R स्क्वायर बट्टे के ऊपर चला गया, R प्लस इंच बट्टे के नीचे आ गया। G इंच बराबर GS, इसको मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। R यहां से मैं क्या कर देता हूं, ऊपर नीचे से कॉमन ले लेता हूं, यहां से R कॉमन लेंगे
तो ये 1 प्लस एच बाई आर रह जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो GS बट्टे में 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, GS बराबर GS इंटू 1 प्लस एच बाई आर का की घात -2, ऐसे हम पुट कर सकते हैं। और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, घटता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। एच के बहुत छोटे मान के लिए यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, GS1 माइनस 2H बाई आर हो जाएगा। इसको द्विपद प्रमेय से विस्तार कर देंगे। 1 प्लस अक्स की घात n का होता 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है ना। एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण को प्राप्त कीजिए। वैसे है तो छोटा सा ही, ऐसा क्वेश्चन एक और आया, उसमें गति के तीनों समीकरण निकालने हैं, वहीं देख लेते हैं, एक साथ देखेंगे। देखेंगे कि नहीं देखेंगे, यदि हमारे को समय थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा तो वहां देख लेंगे। त्रुटि, त्रुटि क्या है, कोई भी भौतिक राशि है उसके मापित मान और वास्तविक मान का अंतर, मापित मान और वास्तविक मान का जो अंतर है उसी को हम क्या कहेंगे, त्रुटि कहेंगे, एरर कहा जाएगा। दूरी और विस्थापन में अंतर, अपन को यहां पर क्या चाहिए, दूरी और विस्थापन में अंतर चाहिए। एक तरफ में ले लेता हूं दूरी, दूसरी तरफ में ले लेता हूं विस्थापन। देखिए दूरी क्या है, वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई। पथ की परिभाषा क्या है कि वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई है उसको हम दूरी कहते हैं। यह क्या है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होती है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, सीधी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। देखो दूरी है ये एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है, अदिश राशि। और विस्थापन है ये एक सदिश राशि होती है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। ये इसका मान है वो पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन का मान प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरियां अनंत प्रकार की हो सकती है। दो बिंदुओं के बीच में दूरियां कितने प्रकार की हो सकती है, कितने प्रकार से हो सकती है, अनंत प्रकार से। लेकिन दो बिंदुओं के बीच का जो विस्थापन है वो अद्वितीय होता है। विस्थापन केवल और केवल एक ही होता है। दो बिंदुओं के बीच में एक ही विस्थापन होता है, दो नहीं हो सकते, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरा आणविक बल क्या होते हैं, अणुओं के मध्य लगने वाला बल। इनके बीच में काम करेगा, अणुओं के मध्य लगने वाला बल, अणुओं के मध्य लगने वाला बल। आसान सी डेफिनेशन है, कोई स्टैंडर्ड वाला ये क्वेश्चन नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन था कुल मिलाकर। उत्प्लावन बल, ये भी एक डेफिनेशन है। उत्प्लावन बल क्या है, उत्प्लावन बल किसे कहेंगे कि यदि किसी वस्तु को हम गुटके को तरल में डुबो दें तो तरल के द्वारा आंशिक रूप से पूर्ण रूप से डुबो दे तो तरल के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहते हैं। और उस उत्प्लावन बल का मान वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। चलिए अच्छा है प्रश्न, देखें। तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे, आंशिक का मतलब आधा हिस्सा डूबा हुआ है, आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे गुटके पर तरल के द्वारा लगाया गया बल,
तरल के द्वारा लगाया गया बल लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल कहलाता है। ओके, उत्प्लावन बल का मान किसके तुल्य होता है? उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल की जो वैल्यू होती है वो है पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार। पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार, पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर उत्प्लावन बल की वैल्यू होती है। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट में कण की ऊर्जा विनिमय अधिकतम होता है। देखिए, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में q1 प्लस m2 माइनस m1 बट्टे में m1 प्लस m2 इंटू में u2। आप देखें एक बार, ये टक्कर के बाद में कणों के वेग के फॉर्मूले हैं। m1 माइनस m2 बट्टे में m1 प्लस m2 इंटू में u1 प्लस 2m2 बट्टे में m1 प्लस m2 इंटू में u2। जब दोनों ही कणों का द्रव्यमान सेम हो, यदि मैं यहां पर इसको समझाने हेतु क्या ले लिया मैंने, यदि m1 और m2 दोनों का द्रव्यमान क्या हो? सेम हो, हम m के बराबर इसको कंसीडर कर लेते। तो देखो v का मान किसके बराबर आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2m बट्टे में 2m u1 के बराबर, और v2 का मान किसके बराबर आ जाएगा? सॉरी, आप यहां पर एक बार देखें, क्या हमने फॉर्मूला ठीक लिखा है? मैं उल्टा फॉर्मूला लिख दिया है v1 और v2 के, तभी मुझे यहां पर थोड़ी सी दिक्कत लगी। ऊपर वाला है v2 का, नीचे वाला है v1 का, क्योंकि वेग इंटरचेंज होने चाहिए थे। ये v2 का है, ये v1 का है, तो v1 की जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगा u2 के बराबर, और v2 का जो मान है वो u1 के बराबर। तो पहले कण की गतिज ऊर्जा दूसरे कण में, पहले कण की गतिज ऊर्जा k1, ये तो है 1/2 m u1 स्क्वेयर, पहले की इनिशियल, टक्कर से पहले की कह दें हम k1, और दूसरे कण की जो ऊर्जा है k2 वो हो जाएगी 1/2 m u2 स्क्वायर। अब ये क्या हो गई है? चेंज हो गई है, पूरी तरह से इंटरचेंज हो जाती है। पहले कण की दूसरे कण के बराबर, दूसरे कण की पहले कण के बराबर। तो हमारे को यही तो पूछा है कि प्रत्यास्थ संघट में कण ऊर्जा विनिमय अधिकतम होता है। ऊर्जा विनिमय मतलब गतिज ऊर्जाएं होगी और अधिकतम होती है, पहले कण की दूसरे में, दूसरे कण की पहले में इंटरचेंज हो जाती है। क्योंकि वेग बदलने के कारण से आप यहां पर पूरा पुट करेंगे कि किस तरीके से ये चेंज होती है, कि वेग अंतर बदल होने के कारण से ऊर्जाओं का स्थानांतरण अधिकतम होता है। वेग अंतर बदल होने के कारण, अंतर बदल होने के कारण ऊर्जा में परिवर्तन अधिकतम होता है। ऊर्जा में
परिवर्तन अधिकतम होता है। ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हम अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। 5 क्वेश्चन हमारे और रहे हैं। किसी उपग्रह का प्लायन वेग पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई पर v बराबर इस तरीके से दिया जाता है। तो देखिए, इसका विमीय विधि से हमारे को जांच करनी है। v की जो विमा है, वेग की विमा होती है L1 t-1, t-1, और वेग की विमा क्या हो जाएगा? L1 t-1। यहां पर इस वाली राशि की विमा चाहिए, तो ये तो है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, की विमा। अब यहां पर अंडररूट में कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R, इसकी विमा चाहिए, इसकी विमा चाहिए। देखो, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, कैपिटल G है, मैं तो चाहे तो यहां पर सीधी विमा भी लिख सकता हूं, लेकिन यदि आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, कैपिटल G M बट्टे में इसको R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये अपने पास में स्मॉल g आ जाएगा, ये R आ जाएगा। 2b है, यहां पर 2 हमने छोड़ दिया, अब लगा दिया है। अब क्या आ जाएगा हमारे पास में? इनकी विमा देखिए, इस 2 की कोई विमा नहीं होती और उनका अंडररूट भी कर देंगे। तो G की विमा है वो L1 t-2 और R की विमा है वो है L1। तो यहां पर आ गया हमारे पास में L2 t-2, अंडररूट करेंगे तो L1 t-1 आ जाएगा। ये आ गई राइट हैंड साइड की विमा, राइट हैंड साइड की विमा। यहां से स्पष्ट हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा ये बराबर है राइट हैंड साइड की विमा। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा बराबर है। तो हमने इस फॉर्मूले को विमीय विधि द्वारा जांच लिया है, इसकी जांच कर ली है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा आपको बराबर दिखानी है। प्लायन वेग और कक्षीय वेग। प्लायन वेग का मतलब क्या है? प्लायन वेग का मतलब है किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को अनंत पर भेजने के लिए आवश्यक वेग। किसी पिंड को दिया गया, किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से अनंत पर, कहां भेज रहे हैं हम? अनंत पर भेजने हेतु दिया गया वेग, भेजने के लिए दिया गया वेग, भेजने के लिए दिया गया वेग प्लायन वेग कहलाता है। फिर है कक्षीय वेग। कक्षीय वेग किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए दिया गया वेग। किसी उपग्रह को हम कहां भेज रहे हैं? उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए वेग, उसकी कक्षा, किसी उपग्रह का उसकी कक्षा में वेग को हम कक्षीय वेग कह सकते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण नियम को सिद्ध कीजिए। देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या है कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कोणीय संवेग है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम क्या जानते हैं? तो बराबर जानते हैं dl बाई dt, dl बाई dt। तो इसका मतलब है बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में, बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में, बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में, तो बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति का मतलब हो गया है तो बराबर 0,
और टो बराबर 0 होने वाली स्थिति के अंदर dl बाई dt बराबर 0, L बराबर अपने पास में आ गया कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया है, क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कोणीय संवेग नियत रहता है। बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है या नियत रहता है, संरक्षित रहता है या हम कह सकते हैं नियत रहता है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ये कोणीय संवेग संरक्षण नियम है, मैंने इसको कुछ भी प्रूफ नहीं किया है, केवल नियम यहां पर मैंने बताया है। अब देखिए, नियत त्वरण के लिए कैलकुलस विधि से गति के तीनों समीकरण हमारे को यहां पर व्युत्पन्न करवाए गए हैं। मैं यहां पर व्युत्पन्न नहीं करने जा रहा, समय बहुत कम है। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पहला जो समीकरण है v बराबर u प्लस AT, दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों को प्रूफ करना है, सीधा लिखना नहीं है, व्युत्पन्न करना है विद्यार्थियों। क्या करना है? व्युत्पन्न करना है। यंग के प्रत्यास्थता गुणांक से आप क्या समझते हैं? और किसी दृढ़ आधार से बंधी हुई डोरी के लिए, मतलब तार के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल बट्टे में विकृति, अभिलंब विकृति ही कह सकते हैं, तनन विकृति भी कह सकते हैं। यह तो है प्रत्यास्थता गुणांक। अब मैं आपको सूत्र की स्थापना करनी है, चित्र के द्वारा करनी है। चलिए थोड़ा सा समझा देता हूं। यह हमारे पास में इधर दृढ़ आधार है, ये हमारे, चलिए इस तरीके से मैं ले रहा हूं कि हमारे पास में ये कोई तार है, ठीक है। इस तार से इधर लटकाया गया है स्मॉल m द्रव्यमान, तो यहां पर स्मॉल m द्रव्यमान है, वही इसके ऊपर बल लगा रहा है mg, ठीक है। इसकी जो प्रारंभ में लेंथ है वो है l, और अब इसकी लंबाई में बल लगाने पर इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है स्मॉल l। इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है a, बल लग रहा है f, विकृति आ गई है, ये आ गया है, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बट्टे में विकृति। मैं लंबी चौड़ी कहानी पुट नहीं कर रहा, एकदम शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूं। प्रतिबल बराबर होता बल बट्टे में क्षेत्रफल, और विकृति बराबर होता लंबाई में परिवर्तन बट्टे में प्रारंभिक लंबाई। तो यहां से F इंटू एल बट्टे में A इंटू एल हमें प्राप्त हो गया है। यहां पर F की जो वैल्यू है वो M इंटू जी, यह आ गई है A इंटू एल। इसके तार यदि हैं तो इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A बराबर हम पाई आर स्क्वेयर पुट कर सकते हैं। तो M जी एल बट्टे में पाई आर स्क्वेयर इंटू एल, ये हमारे पास में इसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक। थ्योरी पुट नहीं किए, थ्योरी आपको क्या पुट करनी है, तार की प्रारंभिक लंबाई एल जिस पर एम भार लटकाकर एम जी बल लगाया जाता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए जिसके कारण से इसकी लंबाई में स्मॉल एल की वृद्धि हो जाती है, तब ये आ जाएगा, ठीक है।
लंबी चौड़ी कहानी पुट नहीं की है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन, पास्कल का नियम क्या है और किसी द्रव स्तंभ में डूबे एक बेलनाकार पात्र के लिए दाब के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। पास्कल का नियम क्या कहता है? देखिए कि आपके पास में कोई पात्र है और गुरुत्व की अनुपस्थिति में पात्र के दीवार पर, तरल के द्वारा पात्र की दीवार पर एक समान दाब लगाया जाता है, एक समान दाब लगता है। यह है पास्कल का नियम। गुरुत्व की अनुपस्थिति में, गुरुत्व की अनुपस्थिति में किसी पात्र में प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर तरल के द्वारा, तरल के द्वारा एक समान दाब लगाया जाता है, द्वारा एक समान दाब लगाया जाता है, लगाया जाता है। ओके, एक समान दाब लगाया जाता है। हमारे को आगे क्या पूछा है? एक द्रव स्तंभ डूबे, द्रव स्तंभ में कोई बेलनाकार भाग डूबा हुआ है तो उसके द्वारा कितना दाब लगता है, द्रव स्तंभ द्वारा डाला गया दाब। देखिए ये हमारे पास में एक द्रव स्तंभ है और इस द्रव स्तंभ की जो ऊंचाई है द्रव स्तंभ की जो ऊंचाई है वो है स्मॉल h। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहां पर कितना दाब लगता है इस द्रव के द्वारा, इसके पेंदे में कितना दाब उत्पन्न होता है? दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल, बल बट्टे में क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बल को, बल किसके बराबर होगा? इस पूरे तरल के द्वारा बल, तो बल हो जाएगा mg और क्षेत्रफल है a। द्रव्यमान को मैं क्या लिख सकता हूं? आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व पुट कर सकते हैं और g पढ़ाई है, g पढ़ाई है। अब इसका आयतन कितना आएगा? आयतन, आयतन देख ले में, आयतन v बराबर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इसकी ऊंचाई से गुणा कर दीजिए तो आयतन आ जाएगा। तो दाब P बराबर आयतन की जगह क्या आ जाएगा? A इंटू एच, घनत्व आ जाएगा रो, गुरुत्वीय त्वरण G, A से A कैंसिल हो जाएगा, P बराबर आ गया है रो जी एच। तो द्रव स्तंभ द्वारा कितना दाब क्रिएट होता है? रो जी एच क्रिएट होता है। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, एक क्वेश्चन नहीं बताया, उसका सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों यदि किसी क्वेश्चन में अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में आप ये भी बताएं कि आपके कितने अंक बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप के सही हो रहे हैं, कितने अंक आ जाएंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में कक्षा 11, 12 नीट, इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स और वीडियोस के कोर्स हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। इसके साथ में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके एप्लीकेशन की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही फिजिक्स से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर लौटेंगे। धन्यवाद दोस्तों।